भाई कौन है? यस, लास्ट टाइम का रिवाइज किया जुडिशरी एटलीस्ट? नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, ऐसा मतलब एक फिक्स होना चाहिए, ऐसे करते हुए समझ में नहीं आता कि हाँ या ना है। पढ़ाया कितना था मैंने उसके अंदर? जैसे शुरुआत की थी ना, हम लोगों ने आधा चैप्टर खत्म किया था, उसमें कुछ पॉइंट बात की थी, और उससे जो चैप्टर्स पहले के थे जुडिशरी वगैरह वो किया। ठीक है, यस, क्यों नहीं? क्या चल रहा है अभी कॉलेज में? ठीक है, वो चैप्टर हुआ दैट वन जुडिशरी वाला। ठीक है, चलो नाउ लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था फेडरलिज्म। ठीक है, थोड़ा फाइल में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तुम्हारे 2-3 पेज गायब हो गए थे बीच में से, राइट? तो उन कवर करेंगे पेजेस को भी, और साथ साथ जो उसकी चीजें थी आगे की, ठीक है, जहां पे हम पहुंचे लास्ट टाइम तक पहुंचे थे, फिर वहां पहुंचते वैसे करके। ओके, तो लाइक हमने डिस्कस किया था सिंपली मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म मींस व्हाट, भाई जहां पे हम दो डिफरेंट ऑर्गन्स या कहें तो दो डिफरेंट लेवल्स पे पावर को डिवाइड करते हैं, दैट इज योर सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार फेडरलिज्म चाहिए ही क्यों, एंड दैट वी कैन सी फ्रॉम द ग्लोबल एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल सच एज व्हिच कंट्री? यूएसएसआर। क्या आज के वर्ल्ड मैप पे कंट्री करती है एग्जिस्ट? नहीं। ठीक है, 1991 डिसइंटीग्रेट हुआ, बट आखिरकार इसके डिसइंटीग्रेट होने के पीछे का कोर रीजन क्या था पता है? इट वॉज ऑल अबाउट वन नेशन वन लैंग्वेज। ठीक है, वन नेशन वन कल्चर, एवरीथिंग, मतलब क्या? यूनिफॉर्म। सब क्या बन रहा था वहां पे? यूनिफॉर्म। और अगर हम देखें यूएसएसआर में जो कंट्रीज थी पहले, भाई रशिया था नो डाउट, बट रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज वर देयर। अब भाई हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज भी क्या थी? अलग। दोस प्लेसेस लाइक उज्बेकिस्तान के जो लोग थे वो उज्बेक्स थे, तो उनकी अपनी अलग लैंग्वेज थी। कजाक्स की अपनी अलग लैंग्वेज थी, ताजिक की अपनी अलग लैंग्वेज थी, राइट? बट प्रॉब्लम क्या था? पूरे यूएसएसआर के अंदर कौन सा कल्चर और कौन सा लैंग्वेज था डोमिनेंट? रशियन। समझ में आया? ठीक है, तो वही बात आती है जब आप रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? उस कंट्री का डाउनफॉल। ठीक है, तो यूएसएसआर का भी डाउनफॉल ऐसे ही हुआ। अगर उन्होंने टाइम रहते हुए, ठीक है, अडॉप्ट की होती ये सब चीजें, तो पॉसिबली ऐसा हाल नहीं होता। ठीक है, इवन बहुत सी अदर कंट्रीज में भी, चाहे फिर आपका स्पेन में हो गया, ठीक है, तो स्पेन में डिमांड चलती है कैटलोनिया को लेके। किसको लेके? कैटलोनिया का जो एक रीजन है, उनको अलग से स्टेटस चाहिए। सेम कनाडा के अंदर भी वही इश्यूज है। तो हर एक कंट्री, इवन दीज पीपल, पाकिस्तान, ठीक है, अभी हमने सेलिब्रेट किया विक्ट्री डे 1971 वाला, जब इनको हराया था। ठीक है, तो पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। इवन दैट न्यू मूवी केम, धुरंधर, देखा मूवी? नहीं? अब तो हाँ बोलने वाला, हाँ देख लिया अभी तो। ठीक है ना, मतलब उस धुरंधर में जो फेमस गाना हो गया रहमान डकैत, ठीक है, जिसका रोल प्ले किया, किसने प्ले किया? अक्षय खन्ना ने। उसने एक्चुअल में, मतलब प्रॉब्लम क्या हुई, उसको वहां बताया गया है एज अ बलोच लीडर। क्या बताया गया है? बलोच लीडर। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है कि पंजाबीज आर मोर डोमिनेटिंग ओवर दी अदर्स। ठीक है, तो बलोचिस्तान के लोग किसके डिमांड कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस की। और धुरंधर मूवी में मेन कंसर्न उनको वहीं पर है कि तुम क्या एक्सपोज करो दुनिया को कि बलोचीज वांट क्या? सेपरेट नेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान का यह एटीट्यूड था सेम पहले विद द ईस्ट पाकिस्तान, जहां बंगालीज थे। ठीक है, और जब उनके एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुए, ठीक है, पावर शेयर नहीं किया सेंटर ने, क्या हुआ? एक अलग कंट्री बन गई। कौन सी? बांग्लादेश। समझ में आया? ठीक है, स्टिल वी थिंक हमने इनको अलग नहीं किया होता वही ठीक था, राइट? जिस तरीके से आजकल इनके स्टेटमेंट्स आते हैं, कहां के लोगों के? बांग्लादेश के लोगों के। एक लीडर था वहां पे, क्या बोलता है? इफ इंडिया सीज टुवर्ड्स अस
हम इंडिया के 7 जो सिस्टर स्टेट्स है उसको अलग कर देंगे इंडिया से, राइट? तो समटाइम्स इट थिंक्स लाइक कि दे वर व्हाट आर बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है? बट ओके, हमारा यहां पे केस डिस्कस करना है किसके रिगार्डिंग? फेडरलिज्म, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये केस समझा हमने किसका? यूएसएसआर का, एंड वो कंट्रीज जिनका डाउनफॉल हुआ जस्ट बिकॉज उन्होंने पावर शेयरिंग ना करके सारी की सारी पावर कहां कॉन्सेंट्रेट करके रखी? एट द सेंटर, ठीक है? और जब भी ऐसा होता है सी द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? इवन इसे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और मेन प्रॉब्लम वही था, वो नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्टेड दैट पावर शेयरिंग, दे सिंपली ट्राइड टू होल्ड एवरीथिंग इन देयर ओन हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, देख रहा है यहां पे नाम चेकोस्लोवाकिया। नाउ राइट नाउ ऐसा कोई कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं वर्ल्ड मैप पे। इधर वी हैव अ स्लोवाकिया एज अ सेपरेट कंट्री और चेक रिपब्लिक एज अ सेपरेट कंट्री, ठीक है? यूगोस्लाविया 1991 तक ये भी था, बाद में ये भी क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट, ठीक है? एंड पाकिस्तान के डिस्कस जस्ट हमने किया अभी। सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स जहां पे जब भी पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ वी हैव सीन द डाउनफॉल, ठीक है? अब ये चीज अभी हाल फिलहाल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर करंट में पढ़ा हो, पता है अब नया इशू आ रहा है रिगार्डिंग टू मनरेगा। क्या इशू है? जी एक्चुअल में नाम होने वाला ग्रामीण, मतलब उसका एब्रिविएशन क्या बनता है? ग्रामीण। लेकिन बहुत लोग इसका एक और निकाल रहे हैं कि क्या बनेगा उसका एब्रिविएशन? जी राम जी। मतलब मनरेगा को अमेंड किया जा रहा है, उसका नाम भी चेंज हो रहा है। तो नाम चेंज होना एक एस्पेक्ट है ना, उसमें हो ऐसा रहा है कि अब तक क्या था बताएं? मनरेगा के अंदर जो लोग जितना काम करते थे उनका पूरा पैसा 100% कहां से आता था? सेंटर से। बट अब जो ये अमेंडमेंट होने वाला है, अब जो ये जी राम जी या ग्रामीण आने वाला है, ठीक है, इसमें दे आर गोइंग टू मेक इट हाउ मच? 60-40, 60% सेंटर और 40% स्टेट्स। बट बात वही है ना कि आपने जो 40% करने का रखा है प्रपोजल, क्या आपने स्टेट्स के साथ कंसल्ट किया? क्या नहीं। तो यही वो चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहां पे? इन द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है? कि कंट्री में डाइवर्सिटी होते हुए भी समटाइम्स गवर्नमेंट बिकम्स व्हाट? वन साइडेड। दे ट्राई टू एक्सरसाइज ऑल द पावर फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है? तो ये जी राम जी बोल लो या ग्रामीण बोल लो, बात एक ही है, ठीक है? इसका करंट डिबेट इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक के लिए। विच वन? फेडरलिज्म, ठीक है? और डिस्कस किया हमने एग्जांपल ऑफ यूएसएसआर कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वही चीज दिया हुआ है कि यार यूएसएसआर जैसा पावरफुल नेशन, रिमेंबर वर्ल्ड में सिर्फ कितनी थी? 2 थी सुपर पावर्स, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। जब वो डिसइंटीग्रेट हो गए, और रिमेंबर उनके पास बहुत एरिया नहीं था, मतलब 14 कंट्रीज थे, मतलब 14 स्टेट्स मान लो, वो उतना संभाल नहीं पाए। इंडिया जैसी लीस्ट डेवलप कंट्री जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, स्टिल वी आर इन डेवलपिंग फेज, ठीक है? हम आज तक क्या है? यूनाइटेड। व्हाई? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखा गया, दैट इज रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी। दैट्स व्हाई हर जो हमारे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग से क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आया? बिकॉज जस्ट वी डिस्कस द केस ऑफ रशिया, ठीक है, कि यूएसआर में क्या था? भले मल्टीपल कंट्रीज थी, मल्टीपल कल्चर्स थे, बट डोमिनेंट कौन सा कल्चर था? रशियन कल्चर, ठीक है? वो हमने अपने आप पे इंपोज नहीं किया। वी रिस्पेक्टेड डाइवर्सिटी एंड वी गिवन पावर टू द स्टेट्स। किसको दिया पावर? स्टेट्स को। तो कहीं जाके इंडिया सस्टेन कर पाया है इतनी लॉन्ग जर्नी टिल नाउ, ठीक है? बिकॉज हमें लगता है कौन सी बड़ी बात है, बट इफ यू सी वर्ल्ड लेवल एग्जांपल्स, ठीक है, सुपर पावर जैसी कंट्रीज भी क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट। इवन यूएसए आज भले क्या बन गया है? वो स्टेबल। पता है यूएसए 1787 में फॉर्म हुआ, 1860s के अंदर वहां पे क्या हो गया? सिविल वॉर। क्या हुआ था वहां पे? मतलब नदर्न यूएसए और साउथ यूएसए के बीच वॉर हुआ था लिटरली। तो अगर हम ये सारे एग्जांपल देखें, देन वी शुड थैंक्स टू आवर
कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको। व्हाई? बिकॉज दे आर रिस्पेक्टिंग व्हाट? डाइवर्सिटी। और इसी को रिस्पेक्ट करते हुए हमने क्या किया हुआ है? पावर शेयरिंग किया हुआ है विद द स्टेट्स। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग व्हाट? फेडरल फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर हमने बात की थी रिगार्डिंग टू वेस्ट इंडीज, डिस्कस किया था हमने उसी दिन। ठीक है। फिर हम आए थे ऑन द टॉपिक कि आखिरकार फेडरलिज्म क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। इवन डिस्कस ये भी किया था। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। तो इट वाज ऑल अबाउट फेडरलिज्म सिंपली मींस अ पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है। और इसके फीचर्स क्या क्या थे भाई? फीचर्स तो वही थे कि यहां पर सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट काम करेगी और स्टेट लेवल पे सेपरेट गवर्नमेंट काम करेगी, और इन दोनों गवर्नमेंट्स के अपने अपने रिस्पेक्टिव क्या होंगे? पावर्स बोल लो या कॉल इट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। दोनों के पास अपने अपने एरियाज हैं। ठीक है। मतलब इन दोनों के पास लॉ मेकिंग पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो। ठीक है। दैट इज हाउ एक्चुअली फेडरलिज्म फंक्शन। और जब भी हम किसी फेडरल कंट्री को देखते हैं, ऑलवेज वी नो टू टाइप ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट, बिकॉज जस्ट वी सॉ कि इंडिया ने क्या किया? डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन इंडिया वी प्राउडली कॉल आवरसेल्फ महाराष्ट्रियंस एंड इंडियंस, गोवंस एंड इंडियंस, तमिलियंस एंड इंडियंस। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड वी आर हैविंग व्हाट? फेडरलिज्म इन आवर कंट्री। ठीक है। जहां पे हर आइडेंटिटी के साथ जो रीजन जुड़ा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें कौन सी पावर मिली हुई है? पॉलिटिकल पावर मिली हुई है। ठीक है। दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भाई उस एरिया के लोग अपनी कुछ जो चीजें हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, लॉ बना के, अपनी गवर्नमेंट बना के। ठीक है। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर फेडरलिज्म। फिर हमने बात की थी यहां पे कि कुछ सब्जेक्ट्स भाई वो किसके हाथ में होते हैं? सेंटर के हाथ में। मतलब वो सब्जेक्ट्स जहां पे यूनिफॉर्मिटीज मस्ट, हमने बात की थी ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट। तो उनमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्यों हैं उसका डिस्कस किया था हमने। लॉजिक कि भाई सेंट्रल लिस्ट में वो सारे इश्यूज हैं जहां पे यूनिफॉर्मिटी इज मस्ट, यूनिफॉर्मिटी इज मस्ट। ठीक है। तो वो सब कहां पर है? यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। वो इश्यूज जिनमें लोकल अप्रोच चाहिए, तो वहां पे वो सारे सब्जेक्ट कहां पर है? स्टेट लिस्ट के अंदर। एंड देन वी हैव वन मोर लिस्ट, कौन सा? कॉन्करेंट। ठीक है। वहां पे लाइक यूनिफॉर्मिटी इज डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी। इट इज व्हाट? डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी। तो ये सब बात हमने की थी, राइट। और अल्टीमेटली डिस्कस किया था हम लोगों ने कि फेडरलिज्म प्रॉपरली फंक्शन करे तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर जुडिशरी। ठीक है। कि कल को अगर सेंटर स्टेट के डोमेन में, ठीक है, या फिर आपका स्टेट सेंटर के डोमेन में अगर इंटरफेयर करे, ठीक है, और डिस्प्यूट अराइज हो, तो हमें एक ऐसा अनबायस्ड पर्सन चाहिए जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। बिकॉज सी, अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, दिस विल लीड टू व्हाट? इनजस्टिस। ठीक है। एंड इनजस्टिस विल लीड टू व्हाट? कंट्री का सेपरेशन फॉर श्योर। ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें अपने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखना है तो वी नीड अ रॉबस्ट जुडिशरी इन आवर कंट्री। फिर डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है, कि भाई आखिरकार इंडिया में फेडरलिज्म अगर इतना स्ट्रॉन्गर है, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसने बोल दिया हमने मान लिया ना, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमारा जो रहा है पास्ट, ठीक है, हमारे यहां जो डेवलप हुई है पॉलिटिक्स सिंस 1885, सिंस 1885 क्या हुआ था भाई 1885 में? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। जहां से हम बोल सकते भाई इंडिया का वापस से क्या स्टार्ट हुआ? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। ठीक है। हालांकि ब्रिटिशर्स के अंदर हम थे, हमारा ऑलरेडी क्या हुआ था? यूनिफिकेशन हुआ हो चुका था। बट एट फ्रीडम स्ट्रगल लेवल एक कॉमन आइडेंटिटी जो हमको दिया वो किसने दिया? आईएनसी ने। ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई हमने जो अडॉप्ट किया है फेडरलिज्म, ठीक है,
इट इज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मॉडर्न इंडिया है जो क्या बना, अ फेडरल कंट्री। भाई इंडिया में अगर हम देखें इन पास्ट, इन द एंशिएंट हिस्ट्री, सुना है नाम गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इवन जब इंडिया में कौन आए, मुगल्स, इवन इन लोगों ने भी समवॉट आइडिया ऑफ फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था। दे नेवर इम्पोज्ड वन नेशन वन रूल। हाँ, इनका ये था कि जो है अगर हम एम्परर है, ठीक है, भाई आपको हमारा ओवरऑल रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि एट लोकल लेवल आपके पास पावर ना हो, पावर आपके पास भी होगी, ठीक है। तो पॉलिटिकली इंडिया का एक बैकग्राउंड रहा है, और इवन भले हम कितना ही बोल रहे इनको एक्सप्लॉयटेटिव, ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टैब्लिश दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने भी वो स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड किया हुआ था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। फॉर एग्जाम्पल इवन ब्रिटिश टाइम पर भी इंडिया में 12 प्रोविंसेस हुआ करते थे। कितने, 12 प्रोविंसेस। रिमेंबर उस टाइम पे हम उनको स्टेट्स ना बोल के वी यूज्ड टू कॉल देम व्हाट, प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये प्रोविंसेस बनाए ही इस पर्पस से गए थे कि सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम अराइव होता है उसको रिजॉल्व किया जा सके। और रिमेंबर इंडिया को एज अ खुद का हिस्ट्री पता है, एज अ लेसन, कि जब अगर हम पावर को ज्यादा करने जाएंगे सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। मौर्यन एम्पायर सुना है ना, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोका, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज दिस ओनली, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। विच वन, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कि सारी पावर को वो चाहते थे कहां पे रहे, पाटलिपुत्रा, मगध। इमेजिन करो उस टाइम पे उनका जो पावर था, इट वाज एक्सटेंडेड टिल करंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक। हाउ इट इज पॉसिबल कि फ्रॉम सिटिंग इन पटना इन बिहार टुडे यू कैन कंट्रोल द गांधार, है पॉसिबल क्या, नहीं। तो हिस्टोरिकली हमारे पास वो लेसन है। और रिमेंबर हमारे सिलेबस में चैप्टर्स जो हैं वो कॉन्शियस वे में डाला हुआ है कि हमको एक लेसन मिलता रहे हमेशा, कि जब भी यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, ठीक है। तो लिखा गया है हमेशा कि जब भी पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री तो डाउनफॉल के रीजंस जो आते हैं उसमें एक आपको हमेशा क्या बताया जाएगा, दिस वन ओनली, किसका, मौर्यन एम्पायर का। तो इंडिया के पास एग्जांपल है फॉरेन कंट्रीज का भी, इंडिया के पास एग्जांपल है खुद का भी, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टुवर्ड्स व्हिच मॉडल, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, बिकॉज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्या करें, पावर चलाएं किसी एक प्लेस पे। सी द केस ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई से पावर चल रही है, दैट्स व्हाई पीपल फ्रॉम मराठवाड़ा एंड विदर्भ क्या बोल रहे हैं, हमको डिवाइड करो महाराष्ट्र से। फॉरगेट अबाउट द नेशन, बात सिर्फ कर रहा हूं एक स्टेट के बारे में, राइट। और डिमांड ऐसी है कि इंडिया में 75 डिमांड चल रही है इस समय, अलग अलग स्टेट की डिमांड को लेकर। तो हमारे यहां पे एक प्लेस से एक स्टेट नहीं ऑपरेट हो पा रहा है। कैन वी इमेजिन अबाउट अ नेशन, है पॉसिबल, नहीं। इसीलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, फेडरलिज्म। ठीक है, फिर यहां पे दिया हुआ है इवन एग्जांपल ऑफ नाइजीरिया, द सेम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और फिर हम डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू आर्टिकल 1, याद आ रहा है, आर्टिकल 1 डिस्कस किया था नहीं किया था हम लोगों ने, किया था, क्या था आर्टिकल 1, अक्षय बताओ, तुमने रीड किया है ना। ओके, मीनिंग क्या था इन सब टर्म्स का, मैंने ये तो नहीं बताया थी भाई। हाँ एग्रीमेंट, ठीक है। और क्या बात है, और कुछ, हाँ वही अच्छे से बोला, आराम से। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, याद आया कुछ, ठीक है। कि भाई आर्टिकल 1 जो हमारे यहां पे है, देखो भाई शेड्यूल 7 सुना होगा, हमने पढ़ा भी था, विच शेड्यूल, शेड्यूल 7। तो भाई शेड्यूल 7 हमारे यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, स्टेट्स को। बट रिमेंबर इन आर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये टर्म मेंशन नहीं है, कौन सा, फेडरेशन,
फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है। क्यों? बिकॉज सी, जहां कहीं भी ये टर्म मेंशन होता है नॉर्मली वो एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे स्टेट्स अपनी मर्जी से आगे क्या बनाते हैं, कंट्री, और वो जब चाहे उस कंट्री को लीव कर सकते हैं। वहां रूल कुछ ऐसा होगा। इसीलिए जब हमारा आर्टिकल 1 बना, जहां पे हमने अपनी कंट्री का नाम और कंट्री का नेचर डिफाइन किया दोनों, तो यह इंश्योर किया कि भाई इसमें एक क्लियर सिग्नल जाए कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए है, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि भाई एक तो हमारे यहां पे हम किसी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, और दूसरा एक और मतलब होता है कि नन ऑफ द राइट स्टेट हैव अ राइट टू सिसीड, मतलब कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 1 की वो जो लैंग्वेज है वो एक स्टैब्लिश करती है बैलेंस। ठीक है, इन शेड्यूल 7 दिया हुआ है पावर किसको, स्टेट्स को, बट स्टेट्स को भी एक चीज पता होनी चाहिए कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दे कैन नॉट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंस का एस्पिरेशन, नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज आर्टिकल 1 में जो टर्म मेंशन्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसका ये क्लियर कट मीनिंग है। समझ में आया? ठीक है, एंड दैट्स व्हाई फिर हमने बात की थी इंडिया इज व्हाट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब ये कि इंडिया कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। हां, पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट को ब्रेक कर सकती है। हमने बात की थी आर्टिकल 3 के बारे में कि पार्लियामेंट के ऊपर है कि किसी स्टेट का नाम, स्टेट का एरिया, ठीक है, उस स्टेट का पार्टीशन, ये सब का सब कौन करता है डिसाइड, पार्लियामेंट। मतलब स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस मामले में इसको हम ये बोल सकते हैं कि यार हमारे यहां पे दो स्टेट गवर्नमेंट को एक चीज की श्योरिटी है, किसकी श्योरिटी है, पॉलिटिकल पावर की, बट दे डू नॉट हैव श्योरिटी ऑफ व्हाट, टेरिटरी। समझ में आया? वो पार्लियामेंट के ऊपर है। दैट इज हाउ कि इंडिया ने एक बैलेंस स्टैब्लिश किया, ठीक है, सो दैट कल को कोई पार्टीशन वाली या डिवीजन वाली टेंडेंसीज इंडिया में राइज ना हो सके। थी इंडिया में और है अभी भी। इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, डिमांड अभी भी चल रही है वहां पे सेपरेट नागालैंड की कंट्री बनाने के लिए। एक टाइम डिमांड थी मिजोरम को भी लेके, हालांकि वो लोग शांत हो गए, साइन किया पीस अकॉर्ड। पंजाब में भी ये सेंटिमेंट्स बीच में राइज होते रह रहे के, खालिस्तान वाला। तो इसीलिए ये टर्म हमने जो दिया हुआ है इसने बहुत हेल्प किया है टू कीप इंडिया यूनाइटेड, टू कीप इंडिया यूनाइटेड। बिकॉज ये प्रॉब्लम हुई थी विद द यूएसए, जब यूएस का फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन कब 1787 में, वहां पे ये कुछ चीजें डिफाइन नहीं थी प्रॉपरली, और इसलिए क्या हुआ भाई 1861 में वहां क्या शुरू हो गया, अमेरिकन सिविल वॉर। क्या स्टार्ट हो गया, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन आपस में लड़े 4 साल तक, उसके बाद उनकी बुद्धि खुली कि यूनिटी इज अ पावर, यूनिटी इज अ पावर। ठीक है, तो हमने ये लेसन उनसे सीख रखा था ऑलरेडी। दैट्स व्हाई वी मेड दीज प्रोविजंस वेरी शार्पली। ठीक है, फिर हमने बात की थी भाई, हमने वो टर्म यूज नहीं किया है एज यूजुअल। फिर डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, राइट। और जब पावर को डिस्कस किया था, इवन वी मेड श्योर कि भाई हमारे यहां पे कितनी कितनी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, राइट। ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम देखें कि इंडिया में हमने जो अडॉप्ट किया है, दिस फेडरलिज्म कम्स विथ व्हाट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों ने बात की यहां पे कि स्टेट को ज्यादा ऑटोनोमस होके अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड ना करे, नंबर 1। नंबर 2, भाई हमारे पूरे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स क्या है काफी ज्यादा बड़े लेवल पे, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड वेल्थ डिस्पैरिटी। तो अगर हम इन चीजों से डील करने का पूरा जो बोलते ना काम किसको दे दें, स्टेट्स को, और कुछ स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करें और कुछ ना कर पाए, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मेक कि भाई एक सेंट्रल पावर हो जो इन सारे इश्यूज को एक साथ डील करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग व्हाट,
स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हमारे फेडरलिज्म के अंदर वो एलिमेंट्स जो हमें क्या बताते हैं कि इंडिया में कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसमें डिस्कस किया था हमने पहली चीज कौन सी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड कि स्टेट्स के पास उनका पॉलिटिकल पावर तो है बट नॉट दे आर गारंटी कि जो आज टेरिटरी उनके पास है वो कल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था हम लोगों ने आर्टिकल 3 का प्रोविजन। कुछ याद आ रहा है क्या? व्हाट वाज आर्टिकल 3 और क्या था उसके अंदर का प्रोविजन? व्हाट इज द प्रोसीजर? डिस्कस किया था हम लोगों ने। अच्छा, वेरी गुड। बस कंफर्म करते, कंसल्ट करते हैं, ठीक है। वापस अगर मैं वापस याद दिलाऊं कि नंबर 1, ठीक है भाई, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बिल आ सकता है और वो बिल आने से पहले किसके अप्रूवल के लिए जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। ये बिल कहां रेफर करवाएंगे? स्टेट के पास। अब स्टेट हां बोले या ना बोले कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ठीक है। और फिर ये वापस बिल पार्लियामेंट में आके वहां पे क्या हो जाएगा? पास। किस मेजॉरिटी से? सिंपल और स्पेशल? सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इन तरीकों से भाई आर्टिकल 3 के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कि सेंटर लाइक स्टेट की बाउंड्री, स्टेट का नाम, ठीक है, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और ये है उसका प्रोसेस। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है। फिर डिस्कस किया था हमने कौन सी बात? इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको रखा था हमने फॉर टुडेज डिस्कशन के लिए, राइट। नाउ सी इमरजेंसी प्रोविजंस मींस व्हाट? देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि कभी ना कभी कंट्री के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जहां पे वी ऑल हैव टू शो अ यूनिटी। वी ऑल हैव टू शो अ यूनिटी। लाइक जब अप्रैल में अटैक हुआ था पहलगाम वाला, और जब अटैक हुआ ऑन पाकिस्तान किस फॉर्म में? ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई वो पॉसिबल क्यों हुआ उसका सक्सेसफुल होना? बिकॉज हमारी कंट्री क्या थी? यूनाइटेड, ठीक है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट में गवर्नमेंट्स आर नॉट कैपेबल, गवर्नमेंट्स आर नॉट कैपेबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ सकती हैं और इन्हीं को ध्यान रखते हुए संविधान के अंदर 3 टाइप की बात की हुई है इमरजेंसी की। कौन कौन सा आर्टिकल? 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ठीक है। नाउ व्हाट आर्टिकल 352 सेज? भाई इट टॉक्स अबाउट व्हिच काइंड ऑफ इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट president rule and article 360 talks about what? Financial emergency, ठीक है। नाउ सवाल यह आता है सर हाउ इमरजेंसी इज लिंक्ड विथ फेडरलिज्म? हाउ इमरजेंसी इज लिंक्ड विथ फेडरलिज्म? देखो होता है ऐसा है कि अगर इंडिया 3 सिचुएशंस में आ जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया कहां एंगेज हो? इनटू वॉर, या कोई फॉरेन कंट्री क्या कर दे हमारे ऊपर? एग्रेशन, अटैक कर दे, ठीक है। या फिर इंडिया के अंदर क्या हो जाए? आर्म्ड रिबेलियन। क्या हो जाए? आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इन 3 केसेस में इंडिया में क्या इंपोज होता है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और ये इंपोज करता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now, how it is linked with the federalism? Remember, जैसे ही कंट्री में क्या लागू होता है? इमरजेंसी, ठीक है। पार्लियामेंट गेट अ पावर इवन ओवर द स्टेट लिस्ट। ऐसा नहीं कि मतलब स्टेट की पावर नहीं होगी, स्टेट भी करेंगे एग्जिस्ट,
वो भी अपना पावर यूज करेंगे, बट अगर पार्लियामेंट का मन करेगा तो वो भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे आके लॉ बना सकते हैं। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड कौन सा आएगा यहां पे? आर्टिकल 356 किसकी बात कर रहा है? जो प्रेसिडेंट रूल की। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकअप हो जाए, किसका हो जाए ब्रेकअप? मशीनरी का ब्रेकअप हो जाए, मतलब संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वहां गवर्नमेंट नहीं रन हो रही है, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, नेपोटिज्म अपने हाइट पे है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और वहां की स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट विधानसभा को हटा के सब पावर्स अपने अंदर अज्यूम कर लेगी। समझ में आया? इट इज कॉल्ड व्हाट? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं रन हो पा रही है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू अपना पावर कहां चलवाएंगे? उस स्टेट के अंदर। ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 356। एंड देन वी आर हैविंग विच आर्टिकल? आर्टिकल 360। कि भाई जब भी लगता है कि भाई इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला है, इन दैट केस फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड। तो इवन उस केस में क्या होता है, जो भी स्टेट्स का होता है ट्रेजरी, क्या होता है स्टेट्स का? ट्रेजरी। जैसे सेंटर का अपना होता है सीएफआई, तो स्टेट्स का अपना क्या होता है? सीएफएस, दैट इज कंसिडर्ड फंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होता है ना, तो सेंटर कैन कंट्रोल व्हाट? स्टेट्स का सीएफएस। नॉट डायरेक्टली, मतलब होगा क्या, अगर कोई मनी बिल आता है विधानसभा के अंदर स्टेट के, तो उस मनी बिल के ऊपर पावर किसको मिल जाती है? पार्लियामेंट को पावर मिल सकती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। दैट इज हाउ these emergency provisions have a effect on federalism. Effect on federalism. अब पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। रिमेंबर, इंडिया में अब तक कितनी बार लगी है इमरजेंसी? 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स। मतलब 1975 was the last one, जो लगाया था किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 356, more than 100 times in different states. कुछ स्टेट्स के अंदर 12 साल तक क्या रहा है? प्रेसिडेंट रूल। जैसा भी आजकल हो रहा है अपने बीएमसी का हाल, कि 3 साल से हमारे पास मेयर नहीं है, हमारे पास कौन है? म्युनिसिपल कमिश्नर है, अ ब्यूरोक्रेट जो स्टेट संभाल रहा है हमारा, एन अपॉइंटेड पर्सन, नॉट द इलेक्टेड वन। सेम हाल एक टाइम पे रह चुका है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का, कि 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक वहां क्या लगा रहा है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी इंपोज नहीं हुई है, जीरो, कभी नहीं हुई है। तो ये कुछ डेटा भी याद रखो इसके रिगार्डिंग। अब समझ में आया? चीजें इजी हुई यहां पे। ठीक है। चलो, अब इवेंट डिस्कस किया था हमने किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल पावर्स के रिगार्डिंग। ये हमने स्टार्ट किया था क्या उस दिन? नहीं, यहां स्टार्ट करना बाकी था, राइट? नाउ सी, इंडिया में ऐसा है कि देखो, अगर किसी को भी अपने अंडर आप कंट्रोल करना है, मेक देम व्हाट? फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। मेक देम व्हाट? फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। रिमेंबर, इन लाइक हमारे पूरे इंडिया में महाराष्ट्र इज व्हाट? रिचेस्ट स्टेट। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स का। इमेजिन करो, इतना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र किस पर डिपेंड करता है? सेंटर पे। समझ में आया? तो ये एक्चुअल में डिजाइन कॉन्शियसली बनाया गया है, सो दैट स्टेट्स कभी कुछ ज्यादा पैसे पाके इंडिपेंडेंस का डिमांड करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है। तो हुआ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बात उठी, ठीक है, कि फाइनेंशियल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? कौन से पावर्स? फाइनेंशियल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? तो उसमें यह बोला गया, देखो भाई, टैक्स की पावर्स दोनों के पास होंगी, सेंटर के पास भी और स्टेट्स के पास भी। लेकिन वो डोमेन जहां से टैक्सेस का ज्यादा स्कोप है, वो किसके पास जाएगा? सेंटर के पास। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो टैक्स सबसे हाईएस्ट कलेक्ट होता है वो कौन सा है? इनकम टैक्स। कौन सा है?
इनकम टैक्स, फिर एक और आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, और ये सब किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में, ठीक है। देखो स्टेट के पास बहुत कम डोमेन है, और स्टेट का जो टैक्स आता है इट इज मेजरली या तो जो उनका शेयर बनता है इन द जीएसटी, ठीक है, या तो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो होता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, या कोई एग्रीकल्चर लैंड का बाइंग एंड सेलिंग होता है, उन पे किसको मिलता है? शेयर, स्टेट्स को। बट दैट अमाउंट इज नॉट दैट बिग। जितना बड़ा अमाउंट कौन सा है? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कॉन्शियसली टू मेक स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन सेंटर। अब सवाल यह आता है कि सर जब पैसा ही नहीं होगा तो स्टेट काम कैसे करेगा? बिकॉज हमने पावर दी है ना स्टेट्स को इन 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट। तो डोंट वरी, इसके लिए भी है प्रोविजन। प्रोविजन कहां पर है? इन द आर्टिकल 280। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280, जहां पर बात की गई है एक कमीशन की, एंड दैट कमीशन इज नोन एज फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं इनको हम? फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो इंडिया में फॉर्म होती है हर 5 साल के लिए, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है पता है? इनका मेन काम होता है टू सजेस्ट, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपको कितना पैसा देना चाहिए, किसको? स्टेट्स को। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेंटर ने अलग अलग टैक्सेस के थ्रू 26 लाख करोड़ रुपीस अर्न किया था। कितना? 26 लाख करोड़ रुपीस सेंटर ने एक साल में वसूल किया था ओनली फ्रॉम द टैक्सेस। बाकी सब जो रेवेन्यू है वो अलग। फॉर एग्जाम्पल आपने टिकट बुक कराया, ठीक है, ट्रेन का, बट एट जस्ट मोमेंट बिफोर यू कैंसल्ड इट, पता जो कटता है तुम्हारा फीस कैंसलेशन, वो इसमें नहीं है बिकॉज ऑफ फीस है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं टैक्स। तो 26 लाख करोड़ का टैक्स हमने वसूल किया। नाउ व्हाट फाइनेंस कमीशन से कि देखो भाई किसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं? स्टेट्स के ऊपर भी हैं। तो आपको इस 26 लाख करोड़ में से कुछ जो पैसा है क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। किसके साथ में? विद द स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन एक बताता है सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, कि पूरे टैक्स कलेक्शन का लेट्स से राइट नाउ कितना है? 41%। कितना है अभी? 41%, कि जितना अभी सेंटर अर्न करता है एज अ टैक्स, उसमें से 41% वो शेयर करेगा विद द स्टेट्स, ठीक है। इतना बात समझा? मतलब रफली अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीस सेंटर किसे देगा? स्टेट्स को। बट अगेन क्या इंडिया में सिर्फ एक स्टेट है क्या? वी हैव 28 स्टेट्स, ठीक है। अब क्या सब स्टेट्स का साइज इक्वल है? नहीं। क्या सब जगह पे जो पॉपुलेशन है वो सेम है? नहीं। क्या सारे स्टेट्स रिच हैं? नहीं। तो अब इमेजिन करो कि हर स्टेट को पैसा कैसे मिलना चाहिए, राइट? बिकॉज माइट बी यूपी रिक्वायर्ड मोर मनी एज कंपेयर टू नागालैंड, एज कंपेयर टू नागालैंड, ठीक है। तो इवन वो फॉर्मूला क्या होगा जिस बेसिस पे फंड्स का ट्रांसफर किसको होगा? डिफरेंट स्टेट्स को। कितना कितना अमाउंट किसके पास जाएगा, ये सब कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन। समझ में आया? ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम? डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। कि जो भी टैक्स का पैसा सेंटर से स्टेट को आता है, जो रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। इट इज नोन एज डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो हमने बात की कि दैट 41% शेयर होगा। इट इज कॉल्ड वर्टिकल डेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम? वर्टिकल डेवोल्यूशन। और स्टेट्स के अंदर फिर वो जो पैसा है कैसे बटेगा? फॉर एग्जाम्पल हमने बात की 10 लाख करोड़ रुपीस आया। अब इसमें व्हाट फाइनेंस कमीशन सेड? यूपी डिजर्व 1.5 लाख करोड़, महाराष्ट्र 90,000 करोड़, तमिलनाडु 75,000 करोड़, नागालैंड 5,000 करोड़। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। कौन सा? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो फाइनेंस कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू मेक श्योर कि जो टैक्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो इन बोथ द फॉर्मेट। नंबर 1 वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल।
पर्पस वही है, स्टेट्स को डिपेंडेंट बनाना, किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर, ठीक है। और रिमेंबर, सिर्फ यूपी और बिहार गरीब है तो उनको पैसे मिलने वाले हैं क्या? नहीं। इवन फाइनेंस कमीशन ये भी चेक करती है कि इन स्टेट्स ने क्या परफॉर्मेंस किया है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, या फिर इंडिया में कैंपेन चल रहा हो क्या करने के लिए? फॉर ट्री प्लांटेशन, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, तो उन स्टेट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से स्टेट्स को कंप्लाई कराने के लिए मजबूर करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर स्टेट्स काम नहीं करेंगे तो पैसा मिलने वाला नहीं है। मतलब मिलेगा, वो अमाउंट क्या होगा? बहुत ज्यादा कम। समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक टर्म सुना होगा ग्रांट्स के बारे में, कौन सा? देखो भाई, एक तो सेंटर वो देगी हिस्सा आपको, वो 10 लाख करोड़ बांटने वाली है स्टेट्स के अंदर, बट स्टिल वो अमाउंट हर स्टेट के लिए सफिशिएंट नहीं होता। कुछ स्टेट्स की अपनी अलग क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंटर उन्हें क्या देता है? ग्रांट्स, ठीक है। तो ग्रांट्स के बहाने ही सेंटर अपना कंट्रोल बना के रखता है ऑन द स्टेट्स, ठीक है। अब ये ग्रांट्स भी दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282, 275 एंड 282, ठीक है। अभी बस इतना जानो, इतना डीप में जरूरत नहीं फिलहाल इसके आगे, तो इतना सफिशिएंट तुम्हारे लिए है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि कैसे फाइनेंशियल लेवल पर भी सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। क्लियर इतना पॉइंट? ठीक है, चलो फिर हमने एक और बात की थी किसकी? द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। भाई गवर्नर एक ऐसे ऑफिशियल है जो एक्चुअल में दो रोल प्ले करते हैं। दो रोल कैसे? नंबर 1, ये क्या होते हैं? अपॉइंटेड। ये क्या होते हैं? अपॉइंटेड। रिमेंबर, यूएसए के अंदर इलेक्शन होता है गवर्नर का। किसका? गवर्नर का इलेक्शन। बट इंडिया में क्या होते हैं? जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स आर दी अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनका इतना की रोल कहां पर है? फेडरलिज्म के अंदर। रिमेंबर भाई, ये भाई साहब क्या है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब इन शॉर्ट बाय सेंटर, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कहां के बन के बैठे हुए हैं? स्टेट्स के। कैसे भाई? स्टेट की विधानसभा में अगर कोई भी बिल पास होता है, उस बिल के ऊपर जो फाइनल साइन होगा वो किसका होगा? गवर्नर का। तो गवर्नर साइन ना करे तो वो क्या होगा? बिल आगे लॉ बन नहीं पाएगा वो। और इवन गवर्नर है वन मोर पावर, वो बिल को साइन ना करके रेफर कर सकता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि नहीं कुछ लफड़ा लग रहा है मेरे को इसके अंदर, एक काम करो आप पास करो, मैं नहीं देने वाला इसको। तो स्टेट के बिल पे कंट्रोल किसका आ गया? सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, थ्रू दीज प्रोविजंस। इवन गवर्नर के पास एक और पावर है, अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में गवर्नमेंट नहीं चल रही है प्रॉपरली, गवर्नेंस नहीं है प्रॉपरली, वो क्या रिकमेंड करेगा वहां के लिए? आर्टिकल 356 क्या था? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। कि कल को अगर जो वेस्ट बंगाल के कौन है गवर्नर, वो लिख दे कि दीदी के लिए पॉसिबल नहीं है टू ऑपरेट द गवर्नमेंट, ठीक है, मैसी आया था, मेस कर दिया इन लोगों ने पूरा, राइट। तो इन चक्करों में अगर रिपोर्ट कौन लिखे? गवर्नर। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के ऊपर एक बार सोच विचार करके उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है। नॉट ऑलवेज कि जो रिकमेंड दिया सर बाइंडिंग है क्या इनके लिए? नहीं भाई, क्योंकि गवर्नर अपॉइंट किसने किया हुआ है? भाई ओनर है वो कंट्री का, वो उसके ऊपर है कि वो इस रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने, लेकिन लिखते हैं कौन? गवर्नर्स। तो दिस इज हाउ कि गवर्नर के थ्रू भी क्या कर रहा है? सेंटर अपना कंट्रोल रख रहा है स्टेट्स के ऊपर। भाई बीच में तमिलनाडु में ऐसा हो गया, तमिलनाडु की विधानसभा में पास होने वाला हर तीसरा बिल
गवर्नर यूज टू कीप फॉर साइन ऑफ प्रेसिडेंट। हर तीसरा बिल, नॉर्मली ये जो था प्रोविजन, ये था ओनली फॉर दोस काइंड ऑफ बिल्स जिसके ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कल को चल के नेशनल यूनिटी को थ्रेट हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में इतना ज्यादा एक्टिव कौन हो गए, गवर्नर, कि हर तीसरा बिल रिजर्व था किसके लिए, फॉर साइन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वहां का सीएम होते हुए भी गवर्नमेंट अल्टीमेटली लॉस कहां से बनवा पा रही है, अल्टीमेटली फ्रॉम सेंटर इटसेल्फ। तो ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में, बोला कि भाई दैट टूल इज ओनली फॉर एक्सेप्शनल केसेस, नॉट फॉर अ रेगुलर यूज, नॉट फॉर अ रेगुलर यूज। इतना बात समझा, ठीक है। दिस इज हाउ कि भाई गवर्नर का ऑफिस भी क्या है, एक टाइप ऑफ सेंटर का कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, ठीक है। फिर इवन हमने बात की थी, याद है, इफ राज्यसभा वांट्स, डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर राज्यसभा चाहे तो किसी भी मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, जो राइट नाउ किस लिस्ट के अंदर है, उसको कहां ले लेंगे, सीधा अपने अंडर में, ठीक है। तो सेंटर कैन मेक अ रूल ओवर देम। नाउ रिमेंबर, किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को चेंज करना रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, दैट बिगेस्ट वन। समझ में आ रहा है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है उसका। शॉर्टकट क्या है, ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको मिल जाती है, सेंटर को। बट रिक्वायरमेंट वही है, ऐसा बिल कहां होना चाहिए इनिशिएट, राज्य सभा के अंदर होना चाहिए इनिशिएट, तभी इसकी बनती है पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब एक और भाई लोग आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। देखो अब जो भी आपकी हमारे यहां पे सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन कौन सर्विसेज हमारे यहां पे, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विस के जो लोग हैं ना, इनको हम नहीं बोलते ये स्टेट के एम्प्लॉई हैं या किसके एम्प्लॉई हैं, सेंटर के। एक्चुअल में इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द पीपल फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज, फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज। होता क्या है कि भाई ये तीनों जो हमने बात की पोस्ट की, इनकी एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, यूपीएससी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईएएस। देखो आईएएस जब हायरिंग होती है तो इसका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका सोल कौन है, ओनर, सेंटर। बट ये भाई साहब की पोस्टिंग कहां पर होती है, स्टेट्स के अंदर, ठीक है। स्टेट में एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एज अ चीफ सेक्रेटरी, एनीथिंग। तो स्टेट में भी इनकी क्या होती है, पोस्टिंग होती है। रिमेंबर इनका सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है इन द महाराष्ट्र, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है विच गवर्नमेंट डू नॉट लाइक, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, मैक्स टू मैक्स उनको सस्पेंड कर सकती है। क्या करेगी, सस्पेंड, मतलब क्या, टेम्परेरली आउट ऑफ सर्विस। उनको पूरा आईएएस की सर्विस से निकालना इज नॉट इन द हैंड ऑफ स्टेट, बिकॉज उसका प्राइमरी एम्प्लॉयर कौन था, मतलब सेंटर, मतलब सेंटर, ठीक है। अब इंडिया में जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इंडिया में हाई पोजीशंस का, हर स्टेट में जितने भी हाई पोजीशंस हैं, हर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चाहे हो चीफ सेक्रेटरी, चाहे हो कैबिनेट सेक्रेटरी, या फिर स्टेट पुलिस के डीजीपी, स्टेट पुलिस के डीजीपी, ये सब के सब कहां से आते हैं, फ्रॉम आईएएस एंड आईपीएस, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल एम्प्लॉय किसके हैं, सेंटर के, एंड दे आर होल्डिंग द हाईएस्ट पोजीशंस इन द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया। दैट इज हाउ कि स्टेट के ऊपर एक और कंट्रोल होता है इस तरीके से। क्लियर हुआ, ठीक है। टू द मीडियम ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एक अप्रोच ये हुआ। दूसरा, संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 33 और 34, फंडामेंटल राइट हमने किया है,
राइट, और 33 34 हमने पढ़ा भी था। क्या था 33 34? आर्टिकल 33 एंड 34 क्या था? एनी आइडिया? दोज हु वर प्रेजेंट, मैं उनसे पूछ रहा हूं एटलीस्ट, बताओ व्हाट इज आर्टिकल 33? अच्छा, आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज या द रिट्स। 33 क्या बात करता है? भाई पार्लियामेंट हैव अ पावर कि वो लॉ बना के जितने भी लोग कहां काम करते हैं इनटू यूनिफॉर्म सर्विसेज, जो किसमें है? यूनिफॉर्म सर्विसेज, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो, चाहे वो सेंटर की मिलिट्री हो, ठीक है, उन सभी पे या उन सभी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कौन लगाएगा रेस्ट्रिक्शन? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। समझ में आया? तो अल्टीमेटली भले ही पुलिस वाला किसका एम्प्लॉय है? स्टेट गवर्नमेंट का, बट कंट्रोल किसका आ रहा है? अल्टीमेटली फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एंड आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट व्हाट? मार्शल लॉ। अबाउट व्हाट? मार्शल लॉ। देखो नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट मतलब कहीं भी पुलिसिंग करना ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। दैट्स व्हाई वी हैव अ स्टेट पुलिस फोर्सेस ना, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, इट इज नॉट इंडियन पुलिस। समझ में आया? बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है तो आर्टिकल 34 के अंडर वहां पे आर्मी कैन टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आर्मी कैन टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, मतलब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर फिर कौन संभालेगा? आर्मी। समझ में आया? दिस इज हाउ कि सेंटर कैन बिकम डोमिनेटिंग, बिकॉज आर्मी किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट। यस और नो? डज आर्मी कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट? नहीं ना। सुना है कभी महाराष्ट्र आर्मी, यूपी आर्मी? नहीं, इट इज ओनली व्हाट? इंडियन आर्मी, ठीक है। तो अगर आर्मी के हाथ में कंट्रोल आ रहा है मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका कंट्रोल आ रहा है? सेंटर के हाथ में, ठीक है, ठीक है। रिमेंबर, बिकॉज पूरे इंडिया में जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं इन तीनों का कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 34 का ये है। अब 34 में के रिगार्डिंग या कुछ मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली, एक लॉ है इंडिया में। कौन सा? आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। नॉर्मली जो भी इंडिया में एरियाज जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर करती है डिस्टर्ब्ड एरियाज, वहां पे क्या अप्लाई होता है? आफ्स्पा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट संभालता है, लेकिन जिन एरियाज में क्या इंपोज्ड है? आफ्स्पा, तो वहां पे सेंट्रल की अपनी क्या होती है? फोर्सेस, या तो आर्मी, या तो बीएसएफ, या सीआरपीएफ, ये लोग जाते फिर वहां पे। तो इवन इसके थ्रू भी सेंटर अपना कंट्रोल वहां पे स्ट्रॉन्ग करता है। देखो यहां पे दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। तो ये वो सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू, ठीक है, इंडिया में जो अब सेंटर है अपना दबदबा बना के रखता है ओवर दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेट्स से जब मणिपुर में स्टार्ट हुए थे रायट्स, ठीक है, लॉन्ग बैक 2023 के आसपास, तो उस टाइम पर क्या हुआ? जस्ट विद इन अ मंथ सेंटर ने वहां क्या इंपोज कर दिया? आफ्स्पा, ठीक है। और आफ्स्पा इंपोज होते ही मणिपुर की स्टेट पुलिस के साथ साथ अब वहां पे काम कौन कर रही है? सेंट्रल की फोर्सेस, इंडियन आर्मी एंड सीआरपीएफ, ठीक है। तो यह शो करता है कि कैसे इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में किसका इंटरफेरेंस है? स्टेट्स के हर मामले में सेंटर का रोल कहीं ना कहीं आता ही है, और यह रखा गया है डेलिबरेटली। ये रखा गया है डेलिबरेटली सो दैट स्टेट्स कंट्रोल में रहे, स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन के रहे, राइट। अदरवाइज आजकल जो होता है लैंग्वेज वॉर्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स, अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो ये लैंग्वेज वॉर नहीं होते, ये होते लैंग्वेज जिनोसाइड। फिर क्या होते? लैंग्वेज जिनोसाइड, और ये फिर ग्रेजुअली अपने आप को सेपरेट करते फ्रॉम द कंट्री।
एज दे नो सेपरेट होने का चांस नहीं है, ठीक है। ऊपर से कुछ भी हल्का फुल्का गड़बड़ हुआ, सेंटर पूरा आके यहां पे टेक ओवर कर लेगा। तो इस डर में कहीं ना कहीं इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म बरकरार है। तो ना तो हमें स्टेट्स को बहुत फ्री छोड़ना है, ना तो बहुत कंट्रोल करना है। वी नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस, ठीक है। और इस बैलेंस को मेंटेन करने में अगर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो है जुडिशरी। वो कौन है? जुडिशरी, ठीक है। बिकॉज जब भी कुछ ऐसा होता है, स्टेट या सेंटर कहां से पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि आप बताओ क्या करना चाहिए इस मामले में, ठीक है। एंड एज वी डिस्कस्ड कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस जाना सेंटर और स्टेट के, इट कम्स अंडर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सी पावर? एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डील विद दीज काइंड ऑफ मैटर्स। समझा इतना बात, ठीक है। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर हम लोगों ने। तो ये वो कुछ चीजें थी जो डिस्कस किया हम लोगों ने। अब देखो यहां पे दिया हुआ है भाई ओवरऑल जो हमारे रिलेशंस हैं, कौन से? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड योर फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कमीशन का होना, ग्रांट्स का होना। अब जब हम इन दो की बात करते हैं, कौन सा? लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। देखो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, दिस वन, भाई जहां पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वी ऑल नो यूनियन लिस्ट पे लॉस कौन बनाएगी? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगी? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी। और कॉन्करेंट में पावर किसके पास है? बोथ, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स चेंज हो सकती हैं, डिस्कस किया ना हम लोगों ने कि कंट्री में लगा हो इमरजेंसी, या स्टेट में क्या लगा हो, प्रेसिडेंट रूल, यूनियन कैन कम एंड टेक ओवर द पावर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। बट कभी भी इसका रिवर्स नहीं होगा कि स्टेट पावर किसका अज्यूम कर रहा है, सेंटर का या यूनियन का। ये याद रखना हमेशा ये चीज, ठीक है। तो यहां पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी सिंपली व्हाट, वन साइडेड है ना, कि यूनियन कैन टेक द वर्क ऑफ स्टेट्स बट स्टेट्स कैन नॉट टेक द वर्क ऑफ यूनियन इन विच मैटर्स, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है। अब बात आती है लेट्स से ऑन द कॉन्करेंट। चलो एक लेते हैं मुद्दा, ठीक है। एक लॉ है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट। कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट। देखा होगा ना एक चीज कि ये स्ट्रे डॉग्स बहुत आजकल बन गए वायलेंट, बट इतना वायलेंस होने के बावजूद भी यू कैन नॉट किल देम और जस्ट उनको भगा दिया अपने यहां से। क्यों? बिकॉज हमारा भाई एक्ट है ये वाला, 1960 से है ये एक्ट, पीसीए बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, ठीक है। अब पीसीए एक एक्ट है, ठीक है, और रिमेंबर इस रिगार्डिंग लॉज बनाना दोनों की अथॉरिटी है, सेंटर का भी और स्टेट का भी, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी एक टाइम पे तमिलनाडु। उनका एक अपना रीजनल फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू। कभी देखा वो स्पेन का बुल रेस? पता है वो स्पेनिश लोग खड़े होते हैं, एक बुल भागते हुए जाता है गलियों के अंदर से और सबको मारते हुए घूमता है वो वहां से, राइट? कभी देखना। तो ये हर कस्टम में है ऐसे फेस्टिवल्स। सेम काइंड ऑफ जो फेस्टिवल कहा था हमारे तमिलनाडु के अंदर। अब हुआ क्या भाई, लोगों ने बोला कि ये क्या है, क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल, कि एनिमल को वो दौड़ाने के लिए और उसको वायलेंट करवाने के लिए उसको हम इंजर्ड करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको हम इंजर्ड, कुछ मारते हैं या आंख में कोई सब्सटेंस डालते हैं इससे वो क्या हो, एंगर आए उसके अंदर और वो ऐसे घूमे करके। तो सेंटर ने लॉ नोटिफाई कर दिया कि नहीं, जल्लीकट्टू बैन, जल्लीकट्टू क्या होगा, बैन। नाउ स्टेट के पास भी पावर थी, बट रिमेंबर नॉर्मल सर्कमस्टांस में ये होता है अगर कॉन्करेंट में पावर दोनों के पास है, ठीक है, और अगर दोनों के प्रोविजन में अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमने बात की इस लॉ की, कौन सा लॉ था, पीसीए, ठीक है। अब पीसीए के रिगार्ड में चेंज किसने किया, सेंटर ने, और अब एक और पावर किसके पास थी, स्टेट के पास।
अगर इन दोनों के प्रोविजंस किसी एक चीज पे कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, कौन से हो? कॉन्ट्राडिक्टिंग, अपोजिट टू ईच अदर, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का। समझा यहां पे? और ये हुआ था इन केस ऑफ जल्लीकट्टू, वो कुछ टाइम के लिए बैन भी हो गया था, बट यहां पर एक प्रोविजन और है। प्रोविजन ये है कि अगर स्टेट किसके पास चले जाए? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, कि सर देखिए कॉन्ट्राडिक्ट तो हो रहा है बट स्टिल हमारा मामला बहुत स्ट्रॉन्गर है, और अगर कौन साइन कर दे? इंडिया का प्रेसिडेंट, तो उस केस में किसका लॉ सुप्रीम बन जाएगा फिर? स्टेट का। और ये हुआ था इन केस ऑफ जल्लीकट्टू। सेंटर लॉ नोटिफाई कर दिया, कौन सा वाला? पीसीए के अंदर, कि बैन जल्लीकट्टू को। स्टेट ने अपना लॉ पास किया कि नहीं भाई बैन करेंगे, इट इज लिंक्ड विद आवर आइडेंटिटी, ये हमारा कल्चर है। बट प्रॉब्लम क्या था? किसका लॉ प्रिवेल कर रहा था? सेंटर का। तो व्हाट तमिलनाडु का सीएम डिड, ही डायरेक्टली अप्रोच टू द इंडिया का प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट ने लिख के दिया कि यस इन दिस मैटर किसका लॉ प्रिवेल करेगा? स्टेट का। और उसके बाद वहां पे जल्लीकट्टू फिर स्टार्ट हो गया। समझ में आया? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट? तो ये तो हो गया हमारे कौन सा रिलेशन? लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है। अब बात आती है किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव काम कैसे करता है ऑन ग्राउंड। देखो सीधी सी बात है भाई, जो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं, किसके लोग? रेलवे डिपार्टमेंट के लोग अगर काम करते हैं, ठीक है, तो वो काम करेंगे उन्हीं इश्यूज पे ना, जिसे पावर किसको मिली हुई है? यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट डिपार्टमेंट के लोग काम वही करेंगे जहां पावर किसको मिली होती है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये बात तो क्लियर है हमारे लिए। बट व्हाट इफ कॉन्करेंट की बात है, बिकॉज हम जानते हैं कॉन्करेंट में दोनों के अपने अपने लॉज हो सकते हैं, सेंटर का भी और स्टेट का भी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यहां भी वो काम करने के लिए दोनों के होंगे ऑफिसर्स? पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐसा होता है कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें भले ही लॉ कौन बनाए? पार्लियामेंट, बट इंप्लीमेंट कौन करता है उसको? हमेशा स्टेट एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। कौन करता है इंप्लीमेंट? स्टेट एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो अपना ये एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एक्चुअल में आता है किसके अंदर? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और इस पे लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी हैं नेशनल पार्क्स बोल लो, या जितने भी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनमें काम कौन करता है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इवन एज ए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल जो उनकी होती है ना पोस्टिंग, इट इज स्टेट वाइज, राइट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट ओनली। स्टेट के जो होते हैं ऑफिशियल्स वही इंप्लीमेंट करवाते हैं ऑन ग्राउंड। और रिमेंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स एक्सचेंज इज म्यूचुअल। एक्सचेंज इज व्हाट? म्यूचुअल। कि स्टेट के डिपार्टमेंट चाहे तो अपना कुछ काम कहां करेंगे ट्रांसफर? यूनियन को, और यूनियन चाहे तो अपना कुछ काम ट्रांसफर किसे करेगा? स्टेट को। याद है इन मैटर ऑफ लॉज इट वाज सिंपली वन साइडेड, ठीक है, बट इन मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव इट इज व्हाट? म्यूचुअल एक्सचेंज इज पॉसिबल, ठीक है। दैट इज हाउ यू ऑल नीड टू रिमेंबर दीज मेनी एस्पेक्ट्स। बस इतना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप बात करोगे इन द एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहां लिख के रख लो भाई अभी से, म्यूचुअली एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है। जो कि लॉ मेकिंग में क्या था? सिर्फ वन साइडेड, सिर्फ क्या था? वन साइडेड बोल लो, और यू मे कॉल इट यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलोगे उसको? यूनी डायरेक्शनल।
डन, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है सारे आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी लेटर ऑन बैठ के आराम से। चलो ठीक है, हमने वो बात की थी कि वो 5 सिचुएशंस कौन सी होती है जहां पे पार्लियामेंट गेट्स पावर टू मेक अ लॉ ओवर द स्टेट लिस्ट। बात की हाँ या नहीं? नहीं की है, ठीक है। रिमेंबर तो हमने बात की थी सेंटर कैन टेक ओवर, किसके ओवर? स्टेट लिस्ट के ऊपर, कि स्टेट लिस्ट के ऊपर कुछ मामलों में सेंट्रल लॉ बना सकता है, ठीक है। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी होंगी भाई? कुछ तो हमने बात ऑलरेडी की है, जब कंट्री में क्या लगा हो? इमरजेंसी, ठीक है। या फिर उस स्टेट में क्या लगा हो? प्रेसिडेंट रूल। या होल कंट्री में क्या लगा हो? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा तो हमने बात की थी कि इफ राज्यसभा थिंग्स कि एनी मैटर इज ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है, सेंटर उसके ऊपर लॉ बना सकती है उस स्टेट लिस्ट के मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा एक और स्कोप बन जाता है यहां पे, वो स्कोप ये है, ठीक है, कि अगर 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट सेंटर टू मेक अ लॉ, 2 और मोर स्टेट्स। चलो अभी समझते हैं विद वन एग्जांपल। वी नो वन प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ऑफिशियली बिकेम व्हाट? नक्सल फ्री स्टेट। क्या बन गया? नक्सल फ्री स्टेट, ठीक है। देखो ना आजकल लोग वेपन कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं आके। मतलब नक्सलाइट से वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि दिस गवर्नमेंट डू नॉट वर्क फॉर द पुअर पीपल, फॉर ट्राइबल पीपल, तो ये गवर्नमेंट हटाओ और हमारी गवर्नमेंट लेकर आओ, और इस चीज के लिए दे गो फॉर वायलेंस, ठीक है। और इंडिया में नक्सलिज्म जो है वो मेजर इशू है। सेंट्रल इंडिया में 8 स्टेट्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं, उनमें से एक कौन सा था? मध्य प्रदेश, विच ऑफिशियली गॉट फ्री फ्रॉम दी नक्सलिज्म, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? ये नक्सलाइट्स क्या करते हैं पता है? नॉर्मली लेट्स से दे डू अटैक इन झारखंड। कहां अटैक किया? झारखंड में। और अटैक करने के बाद ये क्या करते थे? स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करके छत्तीसगढ़ पहुंच गए। अब दिक्कत क्या होगा? झारखंड पुलिस कैन नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर। होता है ना, बिकॉज इवन एक सिंगल स्टेट के अंदर भी एरिया क्या होता है? डिवाइडेड पुलिस स्टेशन वाइज। तो इंस्पेक्टर्स अपने स्टेट में एरिया क्रॉस नहीं करते, ये तो स्टेट ही क्रॉस करके जा रहे हैं वहां पे। तो जस्ट लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल केस। क्या लेते हैं? एक हाइपोथेटिकल केस, कि कल को झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा क्या बोले कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये नक्सलाइट्स हमसे बच जा रहे हैं बहुत बार। तो काम करते हैं, हम सेंटर के पास जाते हैं और सेंटर को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो अभी हमारी पावर है, आप उस पे लॉ बनाओ, आप उस पे लॉ बनाओ। तो जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, ठीक है, किसको अप्रोच करेंगे? सेंटर को। किसको अप्रोच करेंगे? सेंटर को, कि सर प्लीज फॉर अस मेक सम कॉमन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। भले वो स्टेट लिस्ट में क्यों नहीं है, बट वी वांट टू इनवाइट यू। तो सेंटर लॉज बनाएगा किस मैटर्स में? स्टेट लिस्ट के मैटर्स में। समझा यहां पे? लाइक जो डिस्कस किया हमने अभी केस, कि छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारे स्टेट लिस्ट में जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, एज हम जब भी एफर्ट लगा रहे हैं ये नक्सलाइट्स बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट बी एबल टू डील विद देम। तो किसको अप्रोच करेंगे? सेंटर को, कि हम तीनों के लिए आप अब लॉ बनाओ अगले 2-3 साल तक, ठीक है। तो सेंटर वो पावर अज्यूम कर लेगा अपने पास। डन, ठीक है। और एक और सिनेरियो कौन सा आता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। विच एग्रीमेंट्स? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एग्रीकल्चरल जो लैंड है या एग्रीकल्चर पूरा का पूरा किसमें आता है? अंडर स्टेट लिस्ट। किसमें आता है? अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो कुछ भी होगा उसके मामले में डिसीजन किसके पास है? पूरा का पूरा स्टेट विधानसभा के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट अगर इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कुछ कमिटमेंट करके आती है, कमिटमेंट क्या करके आती है?
कि लेट से एक नाम सुना होगा WTO, सुना है नाम? WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हर कंट्री ट्राई करता है कि सामने वाली कंट्री के यहां पे हम अपना सामान एक्सपोर्ट करें इजीली। वही बात है ना, हर कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहता है बट नॉट दी इंपोर्ट। काम बनेगा ऐसे में क्या? नहीं। फिर तुम किसको एक्सपोर्ट करोगे इफ नो वन वांट्स टू इंपोर्ट? तो व्हाट WTO डू, उनका ये बोलना है कि नहीं भाई देखो, हर कंट्री को ओपन रहना पड़ेगा फॉर बोथ, फॉर इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और व्हाट WTO सेड कि यार देखो होता क्या है बहुत बार, कोई एक कंट्री ही पूरा वर्ल्ड का मार्केट डोमिनेट करती है, लाइक चाइना। क्यों डोमिनेट करती है पता है? बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट बहुत सी सब्सिडीज देती है अपने लोगों को। क्या देती है? सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, चाइनीज गुड्स आर वेरी चीपर, दैट्स व्हाई दे आर इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। चीपर क्यों है पता है? लेट से अगर वहां पे बनता है कोई मोबाइल फोन, ठीक है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया 15,000 रुपए। कितना आया? 15,000 रुपए। अब भाई सीधी सी बात है, वो कंपनी इंडिया में आएगी और इसको बेचेगी ना कम से कम 20,000 में। लेकिन दिक्कत क्या है, इंडिया में ऑलरेडी फोन है जो अवेलेबल है 13,000 में, 14,000 में। तो तुम क्या बाय करो, चाइनीज फोन बाय करने वाले हो क्या? नहीं। तो व्हाट गवर्नमेंट डू वहां पे कि वो कंपनी को पैसा देती है अपनी जेब से। तुम्हारा कितना कॉस्ट था? 15,000 रुपए ना, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू 7,000 रुपीज। कितना? 7,000। नाउ गो टू इंडिया एंड सेल योर फोन इन 10,000 ओनली, in 10,000 only. बस that's why Chinese goods are what? Cheaper. And WTO know about this malpractice. ठीक है? What WTO says कि हर कंट्री पे उसने इंपोज किए हैं ऑब्लिगेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, कि कौन सी कंट्री अपने कंट्री के अंदर कितना सब्सिडीज दे सकती है, इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है? तो इंडिया ने साइन किया हुआ है वहां पे वो एग्रीमेंट। ठीक है? तो साइन किसने किया? यूनियन ने। बट ये है किसका सब्जेक्ट? स्टेट का। बट एज इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे साइन हुआ है तो सेंटर इसको इंपोज करवा के ले सकता है, भले ही वो मैटर किस लिस्ट में आ रहा है? स्टेट लिस्ट में आ रहा है। बट सेंटर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकता है, भले ही वो मैटर कहां का हो? स्टेट लिस्ट का मैटर। ठीक है? तो ये कुछ वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, जहां पे पार्लियामेंट टेक ओवर द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है यहां पे डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। अब टेक्निकल पार्ट ओवर। ठीक है, अब आता है कि भाई आखिरकार हमारे यहां पे डिमांड बहुत उठती है। पता है अभी भी 75 डिमांड्स हैं, 75 नए स्टेट्स की डिमांड है इंडिया में। सोचो, मतलब वी कैन गो फॉर सेंचुरी। इतनी हमारे यहां पे क्या है? डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया में होता रहा है। और देखो इन डिमांड्स के पीछे कुछ ना कुछ क्या होते हैं? रीजंस। डिमांड में अगर लेट से या तो होगा, एक जो डोमिनेट रीजन है वो क्या है? लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दोज एरियाज। फॉर एग्जांपल जब बिहार और झारखंड एक थे, दिक्कत क्या था? बिहार वॉज डेवलप्ड बट झारखंड वॉज अंडर डेवलप्ड। When Uttarakhand and UP was one, same issue. Uttarakhand was developed, UP underdeveloped, and UP was developed. Same MP and Chhattisgarh, same Telangana and Andhra Pradesh. तो एक तो इस कारण से डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, दूसरा कि कल्चरल डिफरेंसेस भी एक रीजन है, और उन डिफरेंसेस में सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या आती है? लैंग्वेज। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात। वेस्ट बंगाल के अंदर भी डिमांड चल रही है गोरखालैंड की। किसकी? गोरखालैंड। सुना है? दार्जिलिंग चाय बड़ी फेमस है वहां की। ठीक है, दार्जिलिंग में नॉर्मली पूरे वेस्ट बंगाल में यू मे फाइंड बंगालीज पीपल। ठीक है, बट इन दार्जिलिंग गोरखा लोग रहते हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं। अब उनको दिक्कत क्या हो रही है कि भाई वहां का जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, स्टैम्प पेपर्स, सब किस में छप के आ रहा है? बंगाली में। लेकिन वो लोग कौन है एक्चुअल में? नेपाली स्पीकर्स। समझ पाएंगे उस चीज को क्या? नहीं।
तो इसलिए क्या डिमांड कर रहे हैं वो लोग, अपना सेपरेट स्टेट। समझ में आया? ठीक है। या फिर इसके बियॉन्ड भी बहुत बार सेपरेट स्टेट का डिमांड ना करके वो स्टेट कुछ मुद्दों को अपोज करते हैं। क्या करते हैं उसको? अपोज। ठीक है। अपोज करना मतलब क्या भाई, वो स्टेट्स ये बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए मैक्सिमम इस मैटर में, ऑटोनॉमी। लेट्स से जो रिसेंट में कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग टू एनईपी को इंप्लीमेंट करना इन द महाराष्ट्र, व्हाट गवर्नमेंट सेड कि फ्रॉम क्लास 1 हिंदी विल बी फर्स्ट लैंग्वेज, मराठी विल बी सेकेंडरी एंड देन इंग्लिश थर्ड। मतलब इसके बाद जो भी करना है कर लो आप। प्रॉब्लम इज नॉट विद द हिंदी। भाई हिंदी तो ऑलरेडी है इन महाराष्ट्र बोर्ड, तुम सब जो महाराष्ट्र बोर्ड से है भाई हम सबने हिंदी पढ़ी हुई है, बट हिंदी वाज नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज हिंदी नॉर्मली इंट्रोड्यूस होती है फ्रॉम क्लास 5th इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम स्कूल्स के अंदर। ठीक है, बट व्हाट सेंटर सेड कि नहीं, मेक हिंदी को फर्स्ट सब्जेक्ट। वी अपोज्ड कि नहीं। सेम तमिलनाडु, भाई कुछ नया सेंटर का है पॉलिसी और तमिलनाडु अपोज ना करे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। दे इवन अपोज नीट एग्जामिनेशन जब नीट एग्जाम आया था। ठीक है, तो भाई स्टेट्स का, कुछ स्टेट्स हैं जो बार बार क्या डिमांड करते हैं कि देख भाई सेंटर तुझको सिर्फ मतलब होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। कौन कौन सा? करेंसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंट्री का डिफेंस, कंट्री का फॉरेन रिलेशंस, दैट्स इट। बाकी सारे मामलों में कौन होना चाहिए? ऑटोनोमस स्टेट। और इंडिया में तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल का ये रहा है पास्ट कि फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ दे हैव बीन डिमांडिंग, कह रहे हैं ये लोग हमेशा से डिमांडिंग कि दे ऑलवेज अपोज्ड सेंटर की पॉलिसी। लेट से जो भी आ रहा है जी राम जी और ग्रामीण, अपोज रखना यहीं से होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से ही। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन सी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी बाय स्टेट्स। समटाइम्स किस फॉर्म में कि उन्हें अपना सेपरेट स्टेट बना के चाहिए, तो समटाइम्स किस फॉर्म में कि भाई उन्हें सेंटर का कम से कम इंटरफेरेंस चाहिए इन द गवर्नेंस एंड दे वांट्स टू गेट मैक्सिमम पावर्स। ठीक है, तो वो कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सी अगर स्टेट इतना डिमांड कर पा रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि इंडिया में क्या एक्टिव है। अदरवाइज अगर हमारे यहां पे होता ही नहीं तो डिमांड कभी हो पाती है क्या? कभी नहीं। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है, मतलब हमने बात की थी गवर्नर एंड जो अपना था प्रेसिडेंट रूल। तो ना नॉर्मली हम प्रेसिडेंट रूल को अपोज करते क्यों है? देखो अगर हम एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है, हमारी कंट्री, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? इलेक्टेड। लेकिन जब हमारे यहां पे इंपोज होता है प्रेसिडेंट रूल, तो हमें गवर्न कौन कर रहा होता है? ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये पर्सन इलेक्टेड है क्या? नो, ये पर्सन कौन है? अपॉइंटेड। ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग एक्चुअली गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए इसको हम अपोज करते हैं मेजरली। ठीक है, तो ये चीज यहां पे याद रखना जब पढ़ोगे इस चीज को आगे। राइट, ओवरऑल दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नाउ रिमेंबर, अब आर्टिकल 356 के अंदर अगर किसी स्टेट में इंपोज होता है प्रेसिडेंट रूल, तो क्या सर एक बार लग गया तो लाइफ टाइम रहेगा वहां पे? क्या नहीं। देखो होता कैसा है कि नंबर 1 इसको डिक्लेयर कौन करता है? खुद। बिकॉज वी ऑल नो सेंटर से होने वाले सारे काम किसके नाम से होते हैं? बाय नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो इवन प्रेसिडेंट रूल भी डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट क्या इसके डिक्लेयर करना काफी है क्या? नहीं। होता है ऐसा है कि जो इसने डिक्लेयर किया है इट मस्ट बी पास्ड कहां पे? इन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में within a 2 months of its declaration, within a 2 months of its declaration। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी है मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर में अगर लेट से ये भाई साहब क्या लगा दे वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल, तो 2 महीने के अंदर अंदर मतलब बाय फरवरी एनी हाउ, ठीक है, किसका अप्रूवल मिलना चाहिए? पार्लियामेंट का। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्या होगा? वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, बट लेट से अप्रूवल मिल गया,
तो फिर वो टोटल जो रहेगा वो चलेगा टिल हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स ओनली। ठीक है। नाउ इफ सेंटर से इसकी नहीं नहीं वेस्ट बंगाल में अभी और प्रॉब्लम है, वी नीड मोर टाइम, अगेन दे हैव टू गो कहां पे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से अप्रूवल लो एक्सटेंड करने का, पार्लियामेंट कैन अगेन एक्सटेंड इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स सेम। तो 6 मंथ्स के ही उसमें क्या हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है। बट नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में सिर्फ 1 साल तक हो सकता है। कितना, सिर्फ 1 साल तक। हां, 1 साल के बाद भी अगर ऐसा रहे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि सॉरी अभी स्टेट में चुनाव कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस अगेन इट कैन बी पोस्टपोन्ड और एक्सटेंडेड, वही 6 मंथ्स के अप्रूवल ले लेके। बट कितना भी अप्रूवल ले लो 6 मंथ्स का, ये टाइमलाइन मैक्सिमम है। कितना, 3 इयर्स। इसके बियॉन्ड तो किसी भी कंडीशन में वो एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है। तो ये है किसके रिगार्डिंग प्रोसीजर, रिगार्डिंग टू योर प्रेसिडेंट रूल। समझ में आया। तो एक बार इंपोज हुआ, डिक्लेयर किसने किया, प्रेसिडेंट ने। अप्रूवल किसका चाहिए, पार्लियामेंट का। ठीक है। कितने मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है। और मिल गया तो कब तक रहेगा वो वैलिड, फॉर 6 मंथ्स। एक्सटेंड करना है वापस से कहां पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर। एक्सटेंड कितने टाइम के लिए होगा, अगेन फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो, बट उसकी भी लिमिट है कि नॉर्मली इट कैन बी ओनली फॉर 1 ईयर। बट अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि भैया चुनाव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इलेक्शन नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू ओनली फॉर 3 इयर्स। ठीक है, लास्ट लिमिट है इसकी। दैट इज हाउ प्रेसिडेंट रूल वर्क्स। नॉर्मली इंडिया में ऐसा हुआ है ना, प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है, मिसयूज ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू अच्छा यूज। नॉर्मली ऐसा था पहले, अब तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कड़क होने से बंद हो गया वो काम। होता क्या था पता है, अगर सेंटर में कौन आ गई है, कांग्रेस, और स्टेट में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट है, पीएम बनते ही सारे स्टेट में क्या इंपोज कर दिया, प्रेसिडेंट रूल। होता था इंडिया में एक एक साथ 10-10, 12-12 स्टेट्स में क्या इंपोज कर दिया, प्रेसिडेंट रूल। और अगर लेट्स से यहां पे किसके गवर्नमेंट थी, बीजेपी। अब कल को अगर बीजेपी कहां पहुंच जाती है, सेंटर में, और जो गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की, कहां पे, इन द स्टेट्स, बीजेपी भी सेम काम करती थी आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाके बैन लगाया कि नहीं, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल लगते ही उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है और जो उनकी विधानसभा होती है, क्या होती है उनकी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों ही क्या हो जाती है, खत्म। मतलब सबको देना होता है रेजिग्नेशन। अब नए चुनाव होंगे, नया एमएलए आएगा, नया बनेगा मिनिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंस किसका है, प्रेसिडेंट रूल का। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना। इज इट क्लियर। ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट जस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इवन बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। और इन कॉन्फ्लिक्ट के इंडिया में 2 ही रीजन है, नंबर 1 बाउंड्रीज एंड नंबर 2 रिवर वाटर। कोई केस पता है आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ, कैसे कौन से 2 स्टेट्स जो फाइट कर रहे हैं आपस में रिगार्डिंग टू बाउंड्रीज, बताओ। बीच में था बहुत न्यूज में, अपना स्टेट को लेके था, महाराष्ट्र को लेके ही था। हमारा फाइट किससे अभी भी बाउंड्री को लेके, कर्नाटका। वी हैव फाइट विथ कर्नाटका, सुना बेलगाम। ठीक है। तो बेलगाम में एक्चुअली है मराठी स्पीकर लोग, बट वो एरिया है कहां पे, कर्नाटका के अंदर। ठीक है। तो उस नाम पे चलते हैं डिस्प्यूट्स। दूसरा कौन सा इशू है, रिवर वाटर शेयरिंग का। बिकॉज सी नॉर्मली व्हाट महाराष्ट्र से कि एज हमारे यहां पे स्टेट्स किस नाम पे बने हुए हैं, लैंग्वेज। ठीक है।
तो टेक्निकली बेलगाम का होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर, बिकॉज इट इज हैविंग मराठी स्पीकर्स। ठीक है, सेकंड इशू कौन सा है, रिवर वाटर शेयरिंग का। कौन सा, रिवर वाटर शेयरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे एक रिवर है, कौन सी रिवर, सुना होगा, कावेरी रिवर सुना होगा। ठीक है, नाउ कावेरी रिवर जो है ये कहां से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका, और फिर वहां से फ्लो होते हुए कहां पे आती है, वो तमिलनाडु। ठीक है, देन इट गोज टू पुदुचेरी, एंड देन वो कहां मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब होता क्या है पता है, ये रिवर निकली कर्नाटका से, ये मानते हैं ये बाउंड्री है कर्नाटका की। ठीक है, नाउ कर्नाटका ने इस बीच में 10-12 डैम बना लिए, समझ में आया। अब दिक्कत क्या होगा, क्या तमिलनाडु को सफिशिएंट पानी मिल पाएगा यहां पे, क्या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरस्टेट क्या होते रहते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसमें है कावेरी रिवर का केस, एक्चुअल केस है। और रिमेंबर, नॉर्मली इंडिया में ये जो स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट इशू है रिवर का, इट इज इन द दो स्टेट्स जहां पे रिवर्स आर नॉट पेरिनियल। ठीक है, जहां पे रिवर्स क्या है, सीजनल, जहां क्या है, सीजनल। ठीक है, बिकॉज लाइट से जो अपने ये वाले हैं एरियाज, पेनिनसुला के एरियाज जो हैं, जो भाई रिवर्स आ रही हिमालय से, उन स्टेट्स में बहुत प्यार है, दे आर लाइक पानी चाहिए एक्स्ट्रा, ले ले भाई, बिकॉज हमारा फ्लड आ रहा है रख रख के पानी। क्योंकि ऐसे स्टेट्स क्या होते हैं, जो हिमालयन रिवर्स है, इनके पास पानी का दो सोर्स है, एक तो रेनफॉल और एक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, और अब एक और मालूम पड़ा है, ग्राउंड वाटर। कौन सा, ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये रिवर्स से पानी थ्रू आउट द ईयर होता है। लफड़ा कहां पर होता है, वो रिवर्स जिनमें पानी सिर्फ कम मिलता है मॉनसून के टाइम पे, और उनके लिए फिर पानी क्या वजह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो भी लफड़े ना मेजरली रिगार्डिंग टू ये रिवर्स वाटर शेयरिंग को लेके, इट इज मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो वो चीजें यहां पर हैं, बट अगेन देखो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म है। राइट, फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे यहां पे अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263, इन दो में दिया हुआ है ऑलरेडी प्रोविजन, और इसके अकॉर्डिंग हमारे यहां पे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, एंड इंटरस्टेट रिवर बोर्ड, ये सारी बॉडीज बनाई गई हैं। ठीक है, ये सब बना है 1957 में। नाउ इट इज योर होमवर्क to go and see what is article 262 and what is article 263. write it down, बोलना नहीं भूल गया था। हुआ इतना पार्ट, ठीक है। देखो यहां पे दिया भी एग्जांपल कि किस तरीके से जब अलग अलग लेवल पे हमारे डिस्प्यूट्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, और वो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, तीन स्टेटस एक साथ है उसके पास। और ये इतना क्रूशियल इशू है कि आज तक दोनों स्टेट्स में से कोई भी रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चंडीगढ़ के ऊपर। दे बोथ आर लाइक मैटर बना है रहने दो, बट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है यहां पे चंडीगढ़ का भी, राइट, जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। रिवर वाटर का देखा था हम लोगों ने, इसमें और भी दिए हुए कौन से अदर केसेस हैं, यू कैन रीड इट आराम से बैठ के। अब आते हैं एक और केस, किसका, जम्मू एंड कश्मीर, सुना होगा आर्टिकल 370, सुना है, यस और नो, क्या था, व्हाट वाज आर्टिकल 370? एक मूवी भी है ना इस नाम पे, आई थिंक सो, हाँ,
बताओ क्या है आर्टिकल 370 की? पूरी मूवी बन गई इसके ऊपर एक। बताओ भाई अक्षय, क्या था? ठीक है, देखो इंडिया में जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू फेडरलिज्म, ठीक है, तो इंडिया में फेडरलिज्म का जो मॉडल इंप्लीमेंट होता है, इट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। कौन सा? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, कि मतलब हमारे यहां पे हर स्टेट के साथ सेंटर सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करता, संविधान सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करता, कुछ स्टेट्स को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। किसको? कुछ स्टेट्स को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। पहले दो आर्टिकल्स थे, एक था 370 और एक है 371, बट 2019 में इसको ओवर कर दिया गया है। तो अभी भी ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मल्टीपल स्टेट्स कवर होते हैं, ठीक है, जहां पे उन स्टेट्स को कंपैरेटिवली क्या है, एक्स्ट्रा पावर्स मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एक्स्ट्रा पावर्स, बिकॉज वी हैव विच काइंड ऑफ फेडरलिज्म? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू कैन गो टू गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम वहां जाके वहां पे जमीन खरीद सकते हो, वहां रह सकते हो, ठीक है, बट यू कैन नॉट गो टू हिमाचल प्रदेश एंड बाय अ लैंड, यू कैन नॉट गो टू नागालैंड एंड बाय अ लैंड, अलाउड नहीं है। समझ में आया? तो ये है उनके लिए क्या, वो स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या है उनके लिए? स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के लॉज डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते, पहले जो गवर्नर है वहां का वो उसको ओवरव्यू करेगा कि ये लॉ स्टेट में इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तब इंप्लीमेंट होगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पे नॉर्मल कोर्ट्स काम नहीं करते, वहां पे बाय लॉ बोला हुआ है कम्युनिटी की अपनी पंचायत काम करेगी, हमारे कोर्ट्स काम नहीं करेंगे। एक एग्जांपल है, नॉर्मली इट इज हैपनिंग इन मिजोरम। एंड नंबर 2, एक त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। वहां पर भी सिस्टम है कि वहां के गांव के अंदर मैटर कोर्ट जाते ही नहीं है। इट इज बाय लॉ, उनको बोला हुआ यू हैव अथॉरिटी कि आपके अपनी जो ट्राइब है उसकी खुद की अपनी कोर्ट होगी जो डिसाइड करेगी मामला। ऐसा हमारे पास है क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन इन सब में जो सबसे एक्सट्रीम मिला हुआ था स्पेशल स्टेटस, वो कौन सा वाला था? जम्मू एंड कश्मीर को। मतलब इनके पास भाई अपना खुद का क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब इंडिया का और जम्मू एंड कश्मीर का ये दोनों फॉलो करते थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग क्या था? फंडामेंटल राइट्स। कश्मीर के लोगों के पास क्या थी? डुअल सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इनके पास अपना एक सेपरेट क्या था? ऑफिशियल फ्लैग। तो ये था जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। नो वन कैन फ्रॉम लाइक इंडिया कैन गो देयर एंड गेट अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, नो वन फ्रॉम इंडिया कैन गो देयर एंड बाय अ प्रॉपर्टी। ये सारे थे रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन से अ काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बट 2019 तक आते आते उसको रिमूव किया गया, ठीक है। नाउ सी क्यों दिया गया था? बिकॉज जिस टाइम पे कश्मीर इंडिया मर्ज हुआ, ठीक है भाई, नॉर्मली जो बंटवारा हुआ था इंडिया का, तो इमेज क्या क्रिएट हुआ? इंडिया इज अ कंट्री फॉर हिंदूज एंड पाक इज फॉर मुस्लिम्स। तो जब इंडिया डिवाइड हुआ और बहुत से लोग कहां कर गए माइग्रेट इंडिया से टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है, तो एक डर ये बना अमंग दोज पीपल जो हमारे यहां हिंदूज नहीं थे कि यार इंडिया क्या बन गया ऑटोमेटिकली? अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन। तो कल को ऐसा ना हो कि ये हिंदू कल्चर हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाए। तो कश्मीरीज अश्योर रहे कि हाँ भाई उनका कल्चर प्रिजर्व रहेगा, इस कारण से उनको क्या दिया गया था? स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है।
बट बात वही है ना, रिक्वायरमेंट कब की थी? 50s और 60s की, और एक कब तक चला आ रहा था? 2019 तक, इसलिए इसको रिमूव किया गया। ठीक है, कि वो चीज अब रिलेवेंट है क्या? नहीं, तो अब हटा दो इसको। दूसरा दिक्कत एक और हो रही थी भाई, लोगों के मन में दो दो ख्याल आ रहे थे ना, इंडियन तो है बट हम कहां के हैं? जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी लोग भी पहले हैं, तो इस कारण से एक नई पहचान क्रिएट हो रही थी वहां लोगों में, एंड दैट्स व्हाई उसको रोकना क्या था? जरूरी। बिकॉज मैनी पीपल परसीविंग इज एज अ एग्रीमेंट कि जम्मू कश्मीर अपने ज्वाइन हुआ है मर्जी से। नहीं भाई, जम्मू कश्मीर के किंग ने साइन किया है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, जहां उसने बोला है ये एग्रीमेंट नहीं है, मैं अपना पूरा एरिया करता हूं आपको सरेंडर इन दिस लैंग्वेज। तो ये 370 बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस क्रिएट कर रहा था, हटा दिया। ठीक है, बट 371 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस आज भी हैं, दैट्स व्हाई स्टिल आवर फेडरलिज्म इज व्हाट? एसिमेट्रिकल। समझा यहां तक बात पूरा? ठीक है, तो पूरा दिया हुआ यहां पे, यू कैन जस्ट रीड इट, डिस्कस इट। ठीक है, तो ये था हमारा इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग योर फेडरलिज्म। इसके बाद जो चैप्टर है, इट इज मोर लिंक्ड विद योर अमेंडमेंट प्रोसेस इन द प्रोसीजर्स जो भी रहेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। अब देखना, जब भी हम यहां पे जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, भाई तुम्हारा काम क्या है? उसको डिवाइस करना फ्रॉम द नोट्स, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब इसके बियॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसपे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? लेट्स से जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ठीक है, इवन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 किसका एग्जांपल है? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का। ठीक है, शेड्यूल 5 क्या बोलता है बताएं? कोई भी स्टेट इंडिया के, अगर उसमें कोई ऐसे रीजन्स हैं, क्या है, कोई ऐसे रीजन्स या एरियाज जहां पे एसटी के बहुत से लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के, ठीक है, तो उन रीजन्स को गवर्नर अपने अलग वे से रूल करेगा। कौन? गवर्नर। और शेड्यूल 6 क्या बोलता है बताएं? कि 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, आसाम एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स को कैसे बोला हुआ है कि इन 4 स्टेट्स के अंदर, तो जैसे हमारे यहां पे होता है ना, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, स्टेट पे विधानसभा होती है, इनसे इनके यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनी पार्लियामेंट लाइक बॉडी होती है। कहां पे? इन 4 स्टेट्स के अंदर वो जो एरियाज होते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का। दूसरा एक एग्जांपल और है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 क्या था भाई? शेड्यूल 4 क्या था? हमने पढ़ा शेड्यूल्स, शेड्यूल 4 क्या था बताइए? डन, ठीक है, शेड्यूल 4 आया कुछ याद? अरे एटलीस्ट देख के बता दो यार, इतना तो एफर्ट कर लो, कम से कम एफर्ट लगाओ उसके ऊपर। जब डिस्कस किया था हमने फीचर्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था शेड्यूल्स को भी, ऑल शेड्यूल 1 to 12 मिला? फिफ्थ पेज, अगर तुम देखो यहां पे दिया हुआ है,
ऑल शेड्यूल पढ़ा भी हम लोगों ने, ठीक है। सो फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स, कहां के लिए, राज्यसभा के लिए, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। रिमेंबर हमारे यहां पे राज्यसभा के अंदर सीट जो एलोकेट होती हैं स्टेट्स को, इट इज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो यूपी हैविंग 31 सीट्स, कितनी सीट्स, 31, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश हैविंग 1 सीट। तो ये भी क्या दिख रहा है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर क्या सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इक्वल है क्या, नहीं, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का, ठीक है। और थर्ड कि इवन जो हमारे यहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है ना, ठीक है, तो फॉर सम स्टेट्स द फंडिंग रेशियो इज 90:10, लाइक जो हमने बताया, बात की थी अभी ग्रामीण के बारे में, एमजी नरेगा जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुआ है, इट इज लाइक फॉर अदर स्टेट्स इट इज 60:40, कि 60 कौन देगा, सेंटर, 40 कौन देंगे, स्टेट्स। बट फॉर हिली स्टेट्स 90 देगा सेंटर, 10% सिर्फ देगा स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के। समझ में आया इतना पॉइंट, ठीक है। तो अगर एसिमेट्रिक आया फेडरलिज्म का क्वेश्चन तो तुम्हें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हो, आर्टिकल 371 हो, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 4, एंड सेम वे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं, राइट, इनको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। जिन स्कीम्स को सेंट्रल पूरा फाइनेंस करती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, जहां पे सेंटर टेक्स केयर ऑफ 100% ऑफ फंडिंग, लेकिन जहां पे स्टेट्स का होता है कंट्रीब्यूशन जस्ट लाइक दिस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लियर हुआ यहां पे। अब नॉर्मली एग्जाम में जो सवाल बहुत बार क्या आते हैं, करंट अफेयर सवाल बन सकते हैं वहां पे, राइट, या फिर जैसे सीएपीएफ वगैरह में कैसे होता है 10 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट में सवाल बनते हैं ये, ठीक है, राइटिंग वाले पार्ट में। तो भाई यू नीड टू डिस्कस कि करंट में कौन से इश्यूज प्रोमिनेंट है, इवन रिपोर्ट राइटिंग भी सीएपीएफ में आती है इसके ऊपर, राइट। अब इश्यूज कौन से हैं, नंबर 1 सबसे मेन चीज वही हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या इंपोज कर रही है सेंटर स्टेट्स के ऊपर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्टेट्स से बिना कंसल्टेशन किए हुए। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम सुना होगा, आयुष्मान भारत, सुना है नाम, 5 लाख रुपए का मिलता है ना मेडिक्लेम पूरी फैमिली को। हर स्टेट, बिकॉज सी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ क्या अपना स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मली स्टेट्स की अपनी अपनी स्कीम्स थी, सेंटर आया एक दिन क्या बोलता है, बताएं हम बनाएंगे स्कीम और स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा पैसा। तो स्टेट्स वर लाइक हमसे पूछा एक बार भी, ठीक है। तो मोस्टली ये स्कीम्स को लेके बहुत लफड़े हैं, कौन से स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो ज्यादा एक और कंट्रोवर्सी कौन सा है, द रोल ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। और नंबर 3 द मिसयूज ऑफ सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कौन सी, सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की, तो वहां पे क्या भेज दिया, सीबीआई, किसी घर पे, सीएम घर पे। समझ में आ रहा है भाई, नॉर्मली अपना ये जो है लॉ एंड ऑर्डर वो किसके हाथ में होना चाहिए था, स्टेट के हाथ में। अगर उस स्टेट की सीएम कुछ काम किया भी है तो स्टेट की पुलिस लेगी एक्शन, ना कि सेंटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगहों पर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट है एनआईए एक्ट, कौन सा एक्ट, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भाई इंडिया में अगर टेररिज्म से लेके लिंक कोई भी केस होगा, एनआईए वहां पे जा सकती है बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के, ठीक है। जो अब तक क्या था, भाई ठीक है आप स्टेट्स में जाओ बट डू टेक परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। तो ये कुछ इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है रिगार्ड्स टू योर फेडरलिज्म। समझा इतना बात, राइट।
तो भाई सारे पॉइंट लिखा तुम लोगों ने ये वाले कि कौन कौन से अदर डायमेंशंस हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, लिख लो फटाफट उसको। डू राइट पॉइंट्स ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के तीनों पॉइंट्स, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 4 एंड देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाला इशू जो दिखाता है कि हमारे यहां पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है।